ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप लोग जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे बेटा, मेडिकल के पढ़ाई में ऑप्टिकल आइसोमर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा आपको। आगे चल के देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगा। ये देखो आपके सामने दो मॉलिक्यूल है, दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है, एक एस फॉर्म में एक आर फॉर्म में। जहां पर एस फॉर्म दवा का काम कर रहा है बेटा, उसी मॉलिक्यूल का आर फॉर्म जहर का काम कर रहा है। तो आपके लिए जब आप फार्मेसी पढ़ने बैठोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन सब का नॉलेज रखना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के मामले में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ध्यान से समझना। जैसे देखो एक और एग्जांपल आपके पास है, इस मॉलिक्यूल का नाम है लेमोनिन। अब एस फॉर्म जो होता है वो लेमन्स में पाया जाता है, लेकिन इसी का आर फॉर्म ऑरेंजेस में पाया जाता है। तो इस तरीके का कई सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। और पहला जो बंदा था लिविस पैस्चर, वो इसको लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड क्रिस्टल के नाम से पुकारा था। ये पहला था, बाद में इसको फिर एस और आर के हिसाब से नाम देना शुरू किया हम लोग, लेकिन पहले इसको लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड के नाम से पुकारा जाता था। और इसका कुछ फंडामेंटल बात बताने जा रहा है, ध्यान से समझना। सबसे पहले कौन कंसेप्ट दिया? लिविस पैस्चर ने दिया था। दूसरी बात जो यहाँ पर है, ये किस चीज में डिफर करता है? अगर आपको याद होगा इस चैप्टर में जब भी हम लोग पढ़े तो यही पढ़े कि डिफर क्या करता है और कंडीशन क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल आइसोमर किस मामले में डिफर करता है, तो चलो एक एक करके सवाल पूछते, जवाब देना। ऑप्टिकल आइसोमर क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफर करेगा? नो सर। नो सर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में No, डिफर sir. करेगा? नो सर। No, sir. आईयूपेक नेम में डिफर करेगा बेटा? नो सर। No, sir. है ना? तो फिर ये डिफर किस में करेगा अगर आपसे पूछा जाए? तो आपका जवाब होगा स्पेशल अरेंजमेंट। यस सर। प्लेन पोलराइज्ड लाइट Yes, का I thought. प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन में डिफर करेगा। ये फंडामेंटल याद रखना, ठीक है? जैसे कि कुछ और फंडामेंटल बात बता रहे, बताओ तो। अगर यहाँ पर OH रख दे, यहाँ पर CHO रख दे, यहाँ पर H रख दे, यहाँ पर CH2OH रख दे, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, क्या जवाब दोगे? एक्सपेरिमेंटल। सुने बेटा लोग आंसर? जो लोग नहीं सुने दिमाग में Yes, बैठा sir. लो। अभी भी कई बच्चों को लगता है कि सर शायद हम पढ़ते वक्त ध्यान नहीं दिए होंगे, इसलिए मेरे को पता नहीं कि डी कैसे पता किया जाता है और एल कैसे पता किया जाता है। तो दिमाग में बैठा लो, डी और एल आप पता ही नहीं कर पाओगे। ये पूरा का पूरा मामला एक्सपेरिमेंटल है। अगर आपको एक सैंपल देके बोला जाए, पूछा जाए कि बताओ ये डी या एल है, तो आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि ऐसे तो नहीं बताया जा सकता कि ये डी होगा कि एल होगा। हाँ, लेकिन अगर अपने पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवा के देखेंगे कंपाउंड के सॉल्यूशन से, अगर वो डेविएट कर गया अपने पाथ से तो कहेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और डेविएट नहीं किया तो नहीं कह पाएंगे। और जब डेविएट करेगा लेफ्ट साइड में तो उसका नाम क्या होगा? बोलो, लेफ्ट साइड में क्या पढ़े थे हम लोग नाम? Levo-rotatory. और राइट साइड में रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो। तो याद रखना, स्मॉल डी स्मॉल एल, बेटा गांठ बांध ले, फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्मॉल डी और स्मॉल एल आप कभी भी पता नहीं कर सकते हो। हाँ, एक तरीका है, अगर आपको बोल दिया जाए, दे दिया जाए गिवन फॉर्म में कि भाई ये डी है, तब आप उसका एल बता सकते हो। कैसे बताओगे? बता, अगर आपको पता चल जाए कि ये डी है तो उसका एल कैसे पता करोगे? जवाब दो। पूरे स्ट्रक्चर का ऑपोजिट, हाँ, मिरर। बस, वेरी गुड, यही आंसर है। देगा। अगर आपको डी गिवन और एल पता करना तो उसका मिरर इमेज बना लो, और अगर एल गिवन है और डी पता करना तो उसका मिरर इमेज बना लो। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल अकेले है और उसमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है और आपसे पूछा जाए डी होगा कि एल होगा, तो आपका जवाब होगा नहीं बता सकते। इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट, पूरा एक्सपेरिमेंट से बताया जाएगा। तो ये एक फंडामेंटल बात याद रखना। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक ऐसा लाइट होगा, जब उसको पास करवाएंगे तो वो सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करेगा। तो ये एक प्लेन में वाइब्रेट करने का मतलब क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर में, सॉरी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखो, यहाँ देखो, जो डिवाइस होता है जिससे हम लोग पीपीएल तैयार करते हैं, उस डिवाइस को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग? पोलैरीमीटर कहते हैं। अब पोलैरीमीटर के अंदर में आपको ये मिलेगा क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट, इसको निकोल प्रिज्म भी कहते हैं, निकोल प्रिज्म। इसके एक और नाम है कैल्साइट, क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होता है। ये क्रिस्टलाइन होने की वजह से क्या होता है, चलो यहाँ पे कुछ दिखाते हैं आपको, ये डायग्राम को देखो और ये थोड़ा सा समझो। ये समझ लो कि ये आपका क्रिस्टलाइन पार्ट है जो कि आपको पोलैरीमीटर के अंदर में मिलेगा,
और ये आपका नॉर्मल लाइट है, दिस इज योर नॉर्मल लाइट जो आप पास करवा रहे हैं। किससे पास करवा रहे हैं आप पास करवा रहे हैं निकोल प्रिज्म से, ये निकोल प्रिज्म से पास करवा रहे हैं। पास होने के बाद देखो अब जो लाइट बाहर की तरफ आया है वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज वर्टिकल, बाकी में नहीं कर पा रहा था। ऐसा लाइट को हम लोग कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। होता क्यों है, मैकेनिज्म समझो ना, बहुत आसान सी बात है। देखो तो आपका जो पोलैरिमीटर निकोल प्रिज्म है उसके अंदर जो कंपार्टमेंट बना हुआ वो कैसा बना हुआ बेटा, वर्टिकल बना हुआ है ना। Yes, और sir. यहाँ से जो लाइट का वाइब्रेशन हो रहा है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन पे होगा, वो वर्टिकल भी करेगा, हॉरिजॉन्टल भी करेगा, मतलब समझ ये ऐसे ये वर्टिकल करेगा या हॉरिजॉन्टल करेगा, तिरछा करेगा, ऐसे करेगा, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन चूंकि कंपार्टमेंट सिर्फ अलाउ किसको करेगा, वर्टिकल को, तो बाकी सारा लाइट इस तरफ रुक जाएगा और सिर्फ जो वर्टिकल है वो। अच्छा सोचो तो अगर आपके सामने एक ऐसा कंडीशन दे दे कि ये वाला को उठा करके यहाँ पर बैठा दो, तो बताओ अब कैसा लाइट पास करेगा इसमें से। So horizontal. Horizontal. बस इसी को प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, ठीक है ना। ये सब डायग्राम है, जैसे कि ये देखो, इसको एक बार ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो लाइट का जो वाइब्रेशन है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन पे लाइट मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, जितना पॉसिबल डायरेक्शन में। एक नॉर्मल लाइट है जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। अब अगर इसी लाइट को हम लोग पास करवाते थे तो देखो पोलैरिमीटर से, पोलराइजर से या निकोल प्रिज्म जो भी कह लो, तो वो सिर्फ किसको अलाउ कर रहा है, अगर आप वर्टिकल के फॉर्मेट में दिए तो सिर्फ वर्टिकल लाइट को अलाउ कर रहा है। तो ये जो लाइट अब इस तरफ ट्रांसफर हो रहा है इसी लाइट को हम लोग कहेंगे पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट। समझ में आ रहा प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब। Yes, sir. अब आओ, Yes, sir. और ये उम्मीद करते सबको पता होना चाहिए कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। रोटेशन अगर राइट साइड में हुआ तो उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर पीपीएल राइट साइड, सॉरी ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में रोटेट किया तो इसका नाम होगा लिबोरोटेटरी, एल या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। पता है ये सब बात बेटा आप लोगों को। Yes, sir. गुड, Yes, अब आगे sir. बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला है, अभी एक फॉर्मूला के साथ एक क्वेश्चन देंगे, ये फॉर्मूला को सिंपली रट जाओ। अगर आपसे पूछा जाए ऑप्टिकल रोटेशन मेजर कैसे किया जाता है, तो उसको रोटेशन को मेजर करने के लिए जिस टर्म का नाम, उसका नाम क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन। और स्पेसिफिक रोटेशन को लिखने का तरीका देखो कैसे लिखोगे, अल्फा लिखोगे, ऊपर में डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे लैम्डा लिखोगे। डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है सॉल्यूशन का टेम्परेचर, और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वेवलेंथ, इक्वल्स टू अल्फा ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली जितना मिलेगा डिवाइड बाय एल इनटू सी, जहां पर एल का मतलब देखो क्या कहा गया है, क्या है बेटा एल का मतलब, कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, और पाथ जो ट्रेवल होगा वो किस यूनिट में होना चाहिए, Decimeter. डेसीमीटर। और यहाँ पे सी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, जिस सॉल्यूशन से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाएंगे। और यहाँ पे भी क्राइटेरिया दिया गया, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम पर लीटर। इस फॉर्मूला को नोट करो, एक क्वेश्चन दे रहा, आंसर बना कर देते बेटा आप लोग। चलो हो गया नोट। Yes, sir. ये ले बेटा क्वेश्चन, सॉल्व करो।
चलो बेटा लोग आंसर बोलो। हमारा फॉर्मूला के हिसाब से बोल, अल्फा ऑब्जर्व का वैल्यू कितना है? 104. 104 बाई सी इंटू एल, एल का वैल्यू बोल। 1 Sir, 1. 1, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में 1. दिया हुआ है ना। सेंटीमीटर और Yes, सी sir, का वैल्यू डेसीमीटर पर सर 0.80. 0.865 दैट्स ऑल, 0.805 रेस्ट इज कैलकुलेशन। अगर आप इस तरीके से किए तो बिल्कुल Yes, सही किए। यस सर समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, चलिए sir. आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, कुछ टर्म है, ये सारे टर्म्स आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर ये टर्म आपको पता होना चाहिए। सुपर एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस किसको कहेंगे? ये देखो तो बात समझ में आ रहा है? बताओ तो, इस वक्त जो आप इमेज देख रहे हैं वो सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है? Non-superimposable. So non-superimposable. हाँ, तरीका क्या सुपर और नॉन सुपर पकड़ने का? आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को उठाकर एज इट इज इसके ऊपर बैठा दो। अगर एग्जैक्टली बैठ गया तो वो सुपर इम्पोजिबल है, नहीं बैठा तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। बोल, क्या चीज नहीं बैठेगा इसमें? BR सर Bromine, ब्रोमीन और chlorine, फ्लोरीन हाँ, ये वाला ब्रोमीन और question ब्रोमीन है ना? ठीक है, नेक्स्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होगा? एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा प्लेन जो कि रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, और ये वो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगा इन सच अ वे, इस तरीके से कि एक हाफ दूसरे का क्या बन जाएगा? मिरर Mirror इमेज। image. अब एक एक करके बेटा आपके सामने हम डायग्राम देंगे। डेफिनेशन फंडामेंटल बता दिए, प्लेन एक ऐसा प्लेन से काटना है, काटने के बाद दो हिस्से में बढ़ जाना चाहिए। अब आप देखो तो एक एक करके एग्जांपल और बोलो तो समझ आ रहा है? एनालाइज करो। Yes, sir. काटने के Yes, बाद sir. है ना, कुछ और डायग्राम Yes, sir. यहाँ पर देखो, sir. कुछ और डायग्राम। यस Yes, sir. आ रहा है समझ में? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस सर Yes, sir. अच्छा चलो, तो अब मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? Yes, sir. है इसमें बेटा? Yes, sir. कैसे है बताओ तो जरा। क्या आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं, ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ना सर 3D ते देखते हमें। हाँ, वेरी गुड। कुछ लोगों के दिल में बेटा सवाल है लेकिन खुल के पूछेगा नहीं। देखो बेटा, इस वक्त जो मॉलिक्यूल को आप देख रहे हैं, आप इसको कैसे देखोगे? आप इसको ऐसे देखोगे तो अब आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा। जैसे कि ये तो वैसे है ही। अब ये बताओ, एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होगा, क्या वहां पे OH होगा या कुछ इस तरीके का एक दिखेगा आपको? बोलो, OH लिखा होगा कि कुछ इस तरीके का एक पार्टिकल होगा? बोलो। ऐसा पार्टिकल होगा. पार्टिकल होगा। और ऊपर में भी पार्टिकल होगा, मे भी उसका साइज बड़ा हो क्योंकि वो बड़ा मॉलिक्यूल हाँ. है ना। अब अगर यहाँ से आप सोचो कि इसको अगर हम लोग बिल्कुल बीचों बीच काटते हैं, एक प्लेन से काटते हैं इस तरीके से, है ना, तब देखो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। समझे बात? चलिए यहाँ पर देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। अब अगला टर्म पे बात करते, क्या है? Center of symmetry. कुछ टर्म समझ ले बेटा, बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग बात करने वाले, POS एंड COS। समझे? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। आओ सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। इसका डेफिनेशन है एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में, ध्यान से समझना कि कीवर्ड पे ध्यान दो, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो आपको किससे सामना होगा? आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एक डायग्राम दे रहे, बताना इन दो मॉलिक्यूल में किसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है, ये बताना।
ऊपर बना रहेगी। बोलो सर ऊपर वाले में। ऊपर upper वाले, one. है ना? Yes. ऊपर वाले में देखो तो ये बोल सकते हैं कि मान लेते ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से जितना डिस्टेंस इस तरफ ट्रेवल किए उतना ही डिस्टेंस इस तरफ ट्रेवल करेंगे, जितना डिस्टेंस इस तरफ ट्रेवल किए उतना ही डिस्टेंस इस तरफ ट्रेवल करेंगे, तो ये कहलाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। बोलो ठीक है। यस सर। Yes, अब sir. सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए दो कंडीशन बता रहे बेटा, गार्ड बांध लो। सेंटर ऑफ सिमेट्री का खेल तभी खेलना बेटा जब आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और दूसरा आपके पास ट्रांसफॉर्म हो। देखो तो बात समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे? नीचे वाले मॉलिक्यूल में देखो वो Yes, sir. साइक्लिक तो है लेकिन वो लेकिन सिस फॉर्म में है ना। Yes, Yes, sir. sir. ये भी याद रखना कि अगर सिस फॉर्म है तो वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं मिलेगा। याद रखना ऐसे, जहां सिस होगा वहां ये नहीं होगा, CIS होगा तो COS नहीं होगा। ठीक है। Yes, देखो sir. तो ये मॉलिक्यूल देखो तो क्या इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना? Yes, sir. ये पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और ये कौन सा फॉर्म दिखा रहा है देखते बेटा? Trans. अगर सोचो यहाँ पर H कर दिया जाए और यहाँ पे CH3 कर दिया जाए तो यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, यहाँ पर H यहाँ पर H, तो मतलब कौन सा फॉर्म हो गया? सिस फॉर्म। तब इसमें ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आया? यस सर। अब आ जाओ, ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला बेटा। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सब नहीं आएगा, लेकिन ये सारे टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कायरल कार्बन पे। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन का कई सारा नाम है, पढ़कर देखो तो। Yes, sir. ठीक है ना? तो याद है ये टर्म हम लोग पहले भी बात की थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ते वक्त बात की थी। Yes, sir. Yes, stereogenic center. हाँ, तो याद रखना कि स्टीरियोजेनिक सेंटर सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारा ज्योमेट्रिकल में मिलेगा। एक्चुअली बात है कि वो मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल होगा स्टीरियो आइसोमर के लिए, एंड स्टीरियो आइसोमर कैन बी ज्योमेट्रिकल, स्टीरियो आइसोमर कैन बी ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल के मामले में जो तुम्हारा स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा वो कौन होगा? वो होगा आपका कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन का एग्जांपल देखो तो। Yes, sir. ठीक है, अब आ जाओ अगला टर्म पे। Yes, sir. कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि डी है या एल है, आप पता कर पाओगे? नहीं सर। नहीं। नो सर। अगर No, आपसे sir. पूछा जाए ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पता कर पाओगे? Yes, sir. हाँ, ये पता कर पाएंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसको पता करने के लिए बेटा एकदम 2-3 फंडामेंटल रूल पकड़ा रहे, एकदम समझ ले। पहला कंडीशन, नहीं। कायरल कार्बन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, सिमेट्री नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। समझे बात? कायरल कार्बन होना चाहिए, सिमेट्री नहीं होना चाहिए। और ये भी सुन लो बेटा, अगर आपके पास एक कायरल कार्बन है तो सिमेट्री देखने का जरूरत नहीं है। सिमेट्री वाला रूल तभी अप्लाई करना जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन हो, तो ही सिमेट्री का रूल पे आना। और सिमेट्री कहने का मतलब कौन सा सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आप बोलेंगे सर अभी तो हम लोग सिर्फ 2 ही सिमेट्री पढ़े, बाकी तो बाकी का जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब कंफर्म बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेगा उसमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेगा, तो इसी 2 से काम हो जाएगा। तो यानी कि आपका लॉजिक क्या होगा? सुन लो, आपका लॉजिक होगा ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। बोल क्लियर है मैटर? Yes, sir. पकड़ Yes, के sir. रखना, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम्स इस पे हम लोग बनाने वाले, डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब पढ़ लो, ये सारा रूल्स जो भी आपको बताया, ये सारे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ, ये पढ़ते रहना बैठ करके आप। अब आइए प्रोकायरल। अब एक और जो काम की बात बताने जा रहे हैं वो सुनो। कायरल कार्बन, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पूछेगा कि पता करो कितना सारा कायरल कार्बन है। इन अदर वर्ड्स, कितना सारा कायरल कार्बन है मतलब आप क्या पता करें कि कितना सारा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यही ना? Yes, sir. तो सुन लो, कायरल कार्बन पकड़ने का एक तरीका सुन लो बेटा।
कायरल कार्बन पकड़ने का पहला तरीका ये है कि ढूंढो कौन कायरल नहीं है, और कायरल नहीं होने का क्राइटेरिया सुन लो क्या होगा। डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मिथाइल एंड मिथिलीन, ये चारों कभी भी कायरल नहीं हो सकता है, ये रट जाओ, ये चारों कभी भी कायरल नहीं होगा। समझ में आया? अब हम लोग बात क्या करने जा रहे हैं बाबू? प्रो कायरल, है ना? तो पढ़ो तो प्रो कायरल क्या कहता है। Yes, sir. देखो तो Yes, sir. क्या लॉजिक समझ में आ रहा, बोलो। স্যার হাইড্রোজেনের যে কোনো একটাকে রিপ্লেস করলে ওটা কাইরাল কার্বন হয়ে যাবে। नहीं 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 नहीं, यहाँ देखो, पहले तो ये याद रखो, फिर से देखो, यहाँ समझाते हैं। आपको हम 4 मॉलिक्यूल दे रहे हैं, इस 4 मॉलिक्यूल में बताओ कौन कायरल है, कौन अकायरल है, कौन प्रो कायरल है। नंबर दे रहे हैं। वन नंबर कायरल कार्बन, सेकंड वाला प्रोकायरल। Yes, sir. Second प्रोकायरल, third and fourth अकायरल। बोलो कायरल, अब नंबर बोल बेटा, नंबर 1 2 3 4, जो जो पूछेंगे वैसे बोलना। बोल कायरल कौन है? So one. कायरल कौन है? 1, 1। अकायरल कौन है? 1, 3 3 or and 4. 4. 3 and 4. 3 and 4। क्यों 2 नंबर अकायरल नहीं है? सर वो प्रो कायरल है। Prochiral. प्रो कायरल का क्वेश्चन बाद में बेटा, पहले बताओ ना कि वो कायरल है कि नहीं। तो अच्छा बोलो ना। नो सर, अकायरल। सुनो, पहले ये बताओ अकायरल क्या होता है, बोलो। तो जो कायरल नहीं है। जो कायरल नहीं है। और कायरल कौन होगा? जिसका चार्ज डिफरेंट है। डिफरेंट एटम्स Yes, है। sir. 2 नंबर में तो चारों डिफरेंट नहीं है, 3 No, नंबर sir. में भी चारों नहीं। डिफरेंट नहीं है, 4 नंबर भी चारों डिफरेंट नहीं। इसका मतलब 2 3 4 तीनों ही अकायरल है। अकायरल। अब अगर पूछा जाए इन 3 अकायरल में कौन सा प्रोकायरल है? सर 2। 2 है ना। Okay, इसका sir. मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है बेटा कि प्रोकायरल पकड़ने का तरीका सुन लो। प्रोकायरल पकड़ने का तरीका होगा जब आपके पास ऐसा कार्बन जहां पे 2 ग्रुप सेम Same. होगा और 2 ग्रुप डिफरेंट, डिफरेंट। है ना।
जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहा, आप बताना तो इसमें कितना प्रो कायरल कार्बन है, बताना। पहले इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ। Sir, heptane. And heptane. इस मॉलिक्यूल का नाम Heptane. Heptane. हेप्टेन And heptane. है ना। बता इसमें कितना सारा प्रो कायरल है। Sir, 4. Sir, 5. सर 2. कितना बोल, Sir, 2. फिर से सोच। Sir, 4. 4, हाँ 4. एक तो 4 हो रहा है। Sir, 4. Yes, हाँ. sir. Yes, sir. Sir, कैसे बताइए ना? चलो नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट साइड से बोलिए, एक नंबर होगा, नहीं सर। No, sir. 2 नंबर, हाँ सर हो। हाँ, sir. 3 नंबर, Yes, sir. 3 नंबर बोलो, 3 नंबर। हाँ सर होगा। नहीं होगा। सर क्यों? क्यों सर? बोला बेटा 3 नंबर में आपको बोलो तो प्रो कायरल होने का क्राइटेरिया क्या बताया गया था? तो 2 डिफरेंट दो होना चाहिए आइटम and डिफरेंट और 2 same सेम होना हाँ, चाहिए। 2 डिफरेंट होना चाहिए, 2 सेम होना चाहिए, है ना। देख तो 2 सेम है, ये 2 थर्ड सेम का है ना, बात कर रही थी और मैं। यहाँ भी 2 सेम है। सर ये तो 4th कार्बन हो गया, 3rd कार्बन का देख रहे वही थे तो ना। हम लोग तो थर्ड का बोल मैं मिस्टेक, हाँ 4th कार्बन। तो इसका मतलब बोल, इसमें ये कार्बन प्रो कायरल है, 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 बोलो ठीक है। ओ जी Yes, सर, sir. 4th वाला नहीं होगा ना। हाँ 4th वाला नहीं है, सॉरी। हाँ, fourth में। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। एक मिनट रुकना बेटा, वालेकुम सलाम, प्लीज।
चल बेटा लोग आगे बात करते हैं। अब सुनो, अगला टर्म क्या है बेटा, देखो तो मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड है ना। मेसो कंपाउंड जो होता है, अब सुनो यहाँ पर 3 टर्म आपके सामने आने वाला। फिर से एक बार बात समझना बेटा, कायरल, अकायरल, प्रोकायरल, ये सब जो टर्म हम लोग पढ़े, ठीक है। मेसो कंपाउंड, अब इसके आगे 2-3 टर्म अभी आपके सामने और आएगा, एनांशियोमर, डायस्टेरियोमर, इन सारे को अच्छे से समझो, ठीक है। और देखो, चलो एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, पहले पढ़ो, देखो, और उसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर देना है। पढ़ो, मेसो कंपाउंड होने का क्राइटेरिया क्या, पढ़ पूरा तो बेटा। पढ़ा बेटा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तुम अभी सब पढ़ो एक साथ, 3 को हम एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये डायग्राम देखो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब चलो ये 3 टर्म को बेटा ऐसे समझो, देखो, और कैसे याद रखना। लिटरेचर वाला पार्ट, जो लैंग्वेज वाला पार्ट था, वो तो आपको दिखा दिया, आप लोग पढ़ लिए। अब देखो उसको आपको याद कैसे रखना, समझना कैसे, पहले समझो। ये याद रखना कि मेसो कंपाउंड बेटा हमेशा अकेले होगा। मेसो कंपाउंड का जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे, वो कंपाउंड आपको हमेशा अकेले मिलेगा। जबकि एनांशियोमर या डायस्टेरियोमर, ये आपको हमेशा कैसे दिखेगा, पेयर में दिखेगा, ठीक है। एनांशियोमर क्या होगा, जो भी पेयर होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, बोलो, मिरर इमेज होगा। Mirror image. लेकिन सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। जबकि डायस्टेरियोमर मिरर इमेज भी नहीं होगा, सुपर इम्पोज भी नहीं करेगा। और एनांशियोमर अकेले होगा। और क्या क्या प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसमें कायरल कार्बन होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें सिमेट्री भी होगा, Present, yes, sir. है ना। क्योंकि अगर सिमेट्री नहीं होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब ये जो सारा पॉइंट्स आपके सामने रखे बेटा, अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिखा दे। और साथ में एक और चीज भी याद रखना कि डायस्टेरियोमर 2 तरह का होता है, एक होता है एरिथ्रो और एक होता है थीरियो। हम लोग इस पे भी बात करेंगे। अब ये देखो, मान लो मोस्ट कॉमन एग्जांपल टार्टरिक एसिड, और ये इसका मिरर है बेटा, और ये इसका मिरर इमेज बना। ये भी टार्टरिक एसिड है, और ये इसका मिरर इमेज है।
4 स्ट्रक्चर आपके सामने, ठीक है। अब इन चारों में एक एक करके बात करते देखो, नंबर दे देते हैं। नंबर 1 2 3 4। अब बताओ, अगर आपसे कहा जाए 1 और 2, बोल क्या रिलेशन है 1 और 2 के बीच में? Enantiomer. अपना आंसर रेडी करो बेटा, हम एक एक करके पेयर बना रहे, आंसर रेडी रखो, फिर आपसे पूछेंगे 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4। चल बेटे जवाब दे, बोल। 1 2 एनांशियोमर। enantiomer, और बोलो। 1 and 3 diastomer, 1 3। अच्छा चलो आंसर बता दे रहे, बाकी लोग देखो तो बेटा मिलाओ तो, और डाउट है तो क्लियर करो मेरे से। 1 3 1 4 2 3 डायस्ट्रोमर, आखिरी का 2 4 जो है वो एनांशियोमर। आपके सामने कंडीशन है, देख तो बोल 1 2 मिरर इमेज है, Yes, sir. सुपर इम्पोज कर रहा है, नहीं sir. No, sir. No, ये sir. एनांशियोमर हो गया। 1 3 मिरर इमेज है, नहीं sir. नहीं, और सुपर इम्पोज नहीं. नहीं, sir. डायस्ट्रोमर हो गया। जो Sir, सुपर 1 इम्पोज, 2 तो हाँ बोल बेटा। sir, 1 2 तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। हाँ तो हम आपको ये तो नहीं पढ़ा रहे बेटा कि एनांशियोमर होने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। क्लियर कर ले बेटा, सारा Sir, डाउट condition না, ওটা হতেও Sir, পারে নাও condition- হতে পারে। কন্ডিশনে তো আমি তোমাকে কোথাও কোথাও পড়াইনি, দেখো তো আমি এখানে একটা পয়েন্ট যেটা মেনশন করেছি, অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হতে পারে, তাহলে এখানে দরকার ইনঅ্যাক্টিভও হতে পারে। চলো, আর পেয়ারটা ডিএল হতে পারে নাও হতে পারে, বুঝেছিস? ঠিক আছে স্যার। চলো ঠিক বল আছে, ঠিক আছে। এবার বল, এবার বল। बाकी देख क्लियर है? यस सर। तो फिर जवाब दे बेटा। 1 और 3 डायस्ट्रोमर है ना? बात का कुछ सिखाने जा रहे हैं, बात का रिप्लाई दे। 1 3 डायस्ट्रोमर है। यस हाँ। सर। और डायस्ट्रोमर कितने तरह का पढ़ा है बेटा आपको? एरिथ्रियल ट्रियो। हाँ, अब इसको ऐसे याद रखना, T फॉर ट्रांस, इसका नाम दे दे सिस। अब आ जाओ वापस इसमें, आपके मुताबिक 1 और 3 डायस्ट्रोमर है, तो बताओ तो 1 और 3 में कौन एरिथ्रो है, कौन थीरियो है? Sir, three Trio है है and और one erythro. erythro है। देखो तो कह सकते हैं यहाँ OH OH सेम साइड में, H और H सेम साइड में, मतलब सिस जैसा लग रहा है, इसका मतलब ये एरिथ्रो होना चाहिए। एरिथ्रो, यस सर। और यहाँ देखो OH और OH ऑपोजिट साइड में, H और H ऑपोजिट साइड में, तो इसका मतलब ये थीरियो होना चाहिए, है ना? Yes sir. चलो Yes, तुम लोग बताओ 2 4। सर 2 एरिथ्रो। 2 क्या होगा? और 4 एरिथ्रो होगा, है ना? और 4 क्या Yes, होगा? sir. थीरियो होगा। ट्रियो। आया बात समझ में? Yes क्लियर है sir. बेटा? 1 4 तो आप बोले एनांशियोमर है। एनांशियोमर है तो तुम लोग ऑब्जेक्शन करना चाहिए था ना बेटा। 2 और 4 एनांशियोमर कहाँ से होगा? सर वही यहाँ लिखा हुआ था इसलिए। आपका एक्चुअली यहाँ तक पूरा ये डायस्ट्रोमर है, 3 4 एनांशियोमर होगा। हाँ sir, 3 4 है. हाँ सर, ठीक है, तो आप 3 4, objection yes, करो बेटा, sir. वहाँ पे 3 4 होगा ना एनांशियोमर। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन देते, एक और क्वेश्चन देते, देखो यहाँ बोलो, इन तीनों में कौन सा एनांशियोमर है? सर डीएल। हाँ सर, डीएल। आंसर है तीनों। देखोगे, ये देखो, सॉरी मेरा भी मिस्टेक है यार, माय मिस्टेक, सॉरी। क्या पूछना, क्या पूछते? ठीक है बेटा, ये एनांशियोमर है। सिस ट्रांस याद रखना डायस्ट्रोमर होता है,
देखो तो, अगर कहा जाए ये सिस है और ये ट्रांस है, तो देखो तो क्या ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है? नो सर। नो नहीं सर। सर। सिस और ट्रांस के एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं है ना? नो सर। नो सर। सुपर इम्पोज कर रहा बेटा, नहीं सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डायस्ट्रियोमर। डायस्ट्रोमर। ये टर्म याद रखना, सिस और ट्रांस जो होता है बेटा, वो डायस्ट्रियोमर के कैटेगरी में आता है। आइए आगे बात करते हैं। कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आ रहा बात, देखो तो, ये पढ़ो, ये प्रैक्टिस के लिए देखो तो। बताओ 1,4 ये जो मॉलिक्यूल है 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस सर। यस सर। कायरल कार्बन है? नो हाँ सर। सर। नो सर। ओ नहीं। अब बताओ क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, बोल इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री सर है। है। क्या इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नो सर, नहीं है नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, बोल। স্যার cuz above the plane আছে দুটো आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, ये वाला भी अबव द प्लेन है, ये वाला भी अबव द प्लेन है, इसका मतलब ये सिस मॉलिक्यूल है ना? हाँ सर। समझ रहे बात? तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? नो। क्योंकि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होने का क्राइटेरिया क्या था? कायरल कार्बन होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। जबकि इस मॉलिक्यूल में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? कायरल कार्बन नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। समझ में आया? यस सर। तो कुछ और प्रॉब्लम्स आपके सामने ला रहे बेटा एक एक करके, आप लोग खुद पढ़ो, खुद डिसाइड करो, और जहां भी डाउट होगा पूछना, चेक करो। बताओ क्या इसके पास कायरल कार्बन है? यस सर। बोलो, इस मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन है? और अगर है तो कितना कायरल कार्बन है? सर 2। हाँ, 2 कायरल कार्बन है ना। दूसरा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं सर। आप यहाँ बोलोगे सर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसमें सिस ट्रांस का फॉर्मेट समझ में आ रहा? देखो तो, है ना? तो बोलिए सिस है या ट्रांस है? सिस। सिस है। इसका मतलब चलो एक एक करके बात करते हैं। कायरल कार्बन है और कितना है? 2 है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बोलिए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? सर इनएक्टिव। इनएक्टिव। और ये कंपाउंड को मेसो कंपाउंड कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्यों कहा जा रहा है मेसो कंपाउंड? मेसो का क्राइटेरिया याद है ना, क्या पढ़े थे? यस सर, कायरल कार्बन হবে পিওএস থাকবে। हाँ बोले थे ना, जिसमें कायरल कार्बन भी होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगा। ठीक है। यस और सर। कुछ और एग्जांपल देखो यहाँ पर। चल बेटा बोल, कायरल कार्बन पीओएस सीओएस पता करके बता। बोल, कायरल कार्बन है? यस सर। कितना कायरल कार्बन है? बोल बेटा।
अरे देख समझ तुम लोग इतना ए बोल यहाँ CH2 बैठा हुआ, यहाँ CH2 बैठा हुआ, यहाँ CH2 बैठा हुआ, यहाँ CH2 बैठा हुआ, मतलब ये सब कायरल नहीं हो सकता है। ये CH3 ये CH3 ये भी कायरल नहीं हो सकता। बचा कौन? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। अब उन दोनों कार्बन पे ध्यान दो एक एक करके। चलो इस कार्बन पे बात करते थे। ये वाला कार्बन पे कौन है? एक CH3 है, एक कौन है? CH2 है, एक H है और एक यहाँ CH है। तो ये बोलो ये कार्बन क्या हुआ? कायरल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. उसी तरीके से ये भी चेक करो कायरल कार्बन। तो यहाँ पे कायरल कार्बन कितना हुआ? 2 हुआ। दो, बोल क्या यहाँ yes, पे sir. प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। POS सर एब्सेंट। POS बोलो। सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नो सर। No, sir. नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप लोगों को कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं, ये 8 मॉलिक्यूल है। 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सारे को पता करके बताओ कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। चलो तो इसमें बताओ। Yes, sir. तो बोलो पहला मॉलिक्यूल 1 Yes, प्रोपानॉल ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। यही मॉलिक्यूल है ना? तो बोलो ये इनएक्टिव क्यों है? रीजन बताओ। कायरल कार्बन नहीं है। कार्बन कायरल नहीं है. कार्बन नहीं है। वेरी गुड बेटा। ठीक है बोलो। एक्टिव। Actively active. ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है ना? सर इनएक्टिव। इनएक्टिव। Inactive. So Sir, active. inactive. एक्टिव। inactive, So inactive. Sir, 4 नंबर बताइए ना. क्या था 4 नंबर पे बेटा? सर जो एक्टिव था हेक्सेन. 3 मिथाइल हेक्सेन। यस सर. बोल। देख तो ये कार्बन कायरल है? सर दोनों तरफ तो सेम है CH2. अरे गधेड़ी, इसको ऐसे नहीं देखा जाता बेटा, इसको ऐसे देखा जाता है। इस तरफ H है, इस तरफ C2H5 है, इस तरफ C3H7 है Yes sir. और इस Yes तरफ sir. CH3 है। तेरा किडनी खराब हो गया बेटा, नया किडनी लगाओ। Yes. आगे बढ़े। प्रोपन 2 ये तो हो गया था ना। हाँ चलो ये इनएक्टिव। active, एक्टिव ना, इनएक्टिव कैसे हुआ? देखो तो ये कार्बन कायरल है, चेक कर। एक इथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक एसिड, 4 अलग अलग Yes ग्रुप। sir. active, Yes, active. So active. option A, बोल समझ आया क्वेश्चन? बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, समझ तो। अगर Yes, sir. इस वाले मॉलिक्यूल का रोटेशन +52 डिग्री है तो ये तो इसका मिरर इमेज है। तो अगर इसका रोटेशन +52 डिग्री है तो इसका रोटेशन कितना होगा? -52. -52. अभी पता है ना बेटा, अगर डी पता चल गया मतलब एल पता चल Yes, गया। sir. Yes sir. Yes sir. ये वाला H यहाँ पे नहीं है बेटा, ये H यहाँ पे। हाँ Sir option B. यस सर। ऑप्शन बी सही आंसर है बेटा, एनांशियोमर नहीं, ये डायस्ट्रोमर होगा, है ना? क्योंकि यहीं पे देखो ना, इस मॉलिक्यूल में देखो यहाँ एक ही साथ 2 CH3 एक जगह पर है और 2 H cis सेम और साइड है। trans. इसका Yes. मतलब क्या हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज तो हो नहीं सकता है। नहीं ठीक है। है। हाँ। हाँ अब आओ देखो, इस तरह का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने का नियम क्या होगा।
और इसका सॉल्व करने का नियम के लिए बेटा अभी थोड़ा आप वेट करो, इसको अभी होल्ड पे डाल दो, आप आगे चल के ऐसा क्वेश्चन पे हम लोग बातचीत करने वाला है। अभी ये इसका आंसर दो। सर ऑप्शन डी। D. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं sir. सर ऑप्शन बी। बॉम्बे? सर Yes, ऑप्शन sir. सी। बट सी कैसे होगा? हाँ sir, 3. सी नहीं होगा, बॉम्बे होगा। फिर से It's a समझो, bomb. देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है टू मेक इट कायरल कंपाउंड द अटैक शुड बी ऑन। अच्छा चलो तो एक एक करके बात करते हैं। सीधा अटैक इज क्लोरीन, हाँ क्लोरीन मान लेते। बोल यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दे बेटा और एक क्लोरीन बैठा दे, तो बोल तो ये कार्बन कायरल बनेगा? नहीं सर। इसी तरीके से आप चेक करो कौन सा कार्बन में एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन अगर डाल दे तो वो कायरल बन जाएगा। चेक करो तो कौन सा कार्बन है, तो आपका जवाब आएगा ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। जानते हो आपसे एक्चुअली में क्वेश्चन क्या पूछा? आपसे पूछा कौन प्रो कायरल है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो तो, क्योंकि Yes, प्रो sir. कायरल का मतलब तो यही पढ़े थे ना कि एक हटाकर दूसरा लगा देंगे तो वो कायरल बन जाएगा। वही कोई सवाल पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर कहा जाए प्रो कायरल तो 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, और ऑप्शन में 2 3 5 6 में एक ही ऑप्शन दिया, दैट इज 3, तो आंसर होगा 3, दैट इज बी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलो इसको बनाओ। Sir, C. चलो चेक करते हैं। 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन ना, 1 2 3 4 5, 2 पे और 3 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर आएगा CH3। बोल इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है? ये कार्बन कायरल है, चेक। यस सर। बाकी आप Third बना करके देख लो, नहीं मिलेगा बेटा। ये क्वेश्चन होल्ड पे डालो बेटा, इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होगा, आपको सिखाएंगे वो। आइए इसका जवाब दो। सर ऑप्शन सी। बाकी लोग चेक करो आंसर। कोई डाउट? नो सर। नहीं sir. तो देखो यहाँ 2 आंसर है बेटा। नहीं, एसिमेट्रिक कार्बन का दूसरा मतलब क्या बेटा? कायरल कार्बन है ना। यस सर। और आपको हम क्या बताते हैं? CH2 कायरल नहीं हो सकता, CH2 कायरल नहीं हो सकता, CH3 कायरल नहीं हो सकता है। और ये वाला तो कायरल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ 2 क्लोरीन आ गया। ये वाला कार्बन कायरल है, चेक कर। और ये वाला कार्बन कायरल है, चेक करो तो ये दोनों कार्बन। मिल रहा आंसर? Yes, sir. यस सर। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस सब होल्ड पे डाल दो। ये बेटा अलग तरह का क्वेश्चन, इसको बनाने का नियम अलग होगा। चलो इसका जवाब दो। सर बी। यस सर बी। क्या इसमें कायरल कार्बन है?
हाँ सर। यस सर। तो ये वाला कार्बन कायरल एक ही कार्बन यस सर। कायरल है ना, यस सर। तो इसका मतलब यस आंसर होगा बी। यस सर। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट आंसर। Sir, C and D. सर ओनली डी। यस सर। ओनली डी आ रहा है, चेक कर। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, यहाँ दो मॉलिक्यूल है, समझ लेना बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल। ऑप्शन डी। डी। ये क्या दिखाएगा बेटा, जी आई। और यहाँ पे कायरल कार्बन है, मतलब ये क्या दिखाएगा। ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म Optical. किस में आएगा, स्टीरियो में आएगा। स्टीरियो। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ठीक है, यस सर। यस सर। सर बी। बाकी लोग बोल, डाउट है। यस सर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना बेटा, पेन पेपर तो हाथ में लेके बैठे ना, ड्रॉ करके देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और कायरल कार्बन भी मिलेगा बेटा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। 1 2 3 4, यहाँ पे CH3 मिलेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। यानी इस मॉलिक्यूल में आप कह सकते हो कि ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे कायरल कार्बन है, यहाँ पे कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन भी होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगा, तो वो कंपाउंड मेसो होगा। सर सी।
बोलो किसको डाउट है? सर सी कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन बताओ तो, ऑप्शन ए ऑप्टिकली एक्टिव है, No, नहीं। sir. ऑप्शन बी ऑप्टिकली एक्टिव है, No, नहीं sir. सर, ऑप्शन डी ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं सर, हाँ सर एक्टिव है सर। कौन सा बेटा? सब भी। डबल बॉन्ड सी नहीं होता। अरे ऑप्टिकली एक्टिव के लिए आपको क्या चाहिए? कायरल कार्बन ना बेटा, ये कार्बन कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। फिर से याद दिला रहे, डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप एंड मिथिलीन ग्रुप, ये कायरल कभी नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब से देखो ऑप्शन, अब यहाँ पर ये प्रिंटिंग में CH3 होना चाहिए, तो देखो इस कार्बन पे ध्यान दो, इस कार्बन के साथ CH3 और CH3 सेम हो गया, तो ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता है। ओ अच्छा हाँ। ठीक है ना? अच्छा अब देखो यहाँ पर Yes, सपोज कर ऐसी क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे, क्वेश्चन दे रहे, सुनो क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर निकाल करके दो मेरे को। लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ऐसा एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन बनाओ तो देखिए जरा, तैयार करो तो खुद से। ठीक है? एंड यू आर नॉट अलाउड टू यूज आइसोटोप, आप आइसोटोप यूज नहीं करोगे। तो विदाउट यूजिंग आइसोटोप, लोएस्ट एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ये तीन कंपाउंड को बनाओ, बना करके उसका आईयूपीएक नेम बताओ क्या होगा। Yes, sir. देख, ये आपका कंपाउंड होगा लोएस्ट एल्केन। Yes, sir. अरे 3-methyl हाँ सही नाम, hexane. 3 मिथाइल हेक्सेन। दूसरा देख, ये लोएस्ट एल्कीन होगा बेटा, और Yes, लोएस्ट sir. 3-methyl pentene. लोएस्ट Same एल्काइन history. ठीक है, देख तो आंसर आया। Yes, sir. ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सर फ्लोरीन नहीं दे सकते? आपको हम हाइड्रोकार्बन बोले बेटा, एल्केन बोले, एल्केन में कैसे आएगा? क्वेश्चन में क्या था, एल्केन ना? हाँ सर, हाँ तो तुम क्या डालने को बोला? फ्लोरीन। क्या बेवकूफी वाला काम कर रहा बेटा? सोचो तो, आपको लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो पहली बात तो एल्केन का डिमांड किया गया, तो एल्केन में तो बेटा हैलोजन होगा नहीं, और अगर तुम हैलोजन डाल रहे हो फ्लोरीन, तो आप तो मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ा रहे हो ना बेटा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन ले लो, इसका एटॉमिक वेट 12 होगा, फ्लोरीन का 19 होगा, फ्लोरीन ज्यादा है। चलो इसका आंसर दो। So B and C. সি কি করে হবে রে? Oh, না স্যার, হবে না, হবে না, ডাবল বন্ড নেই না, ঠিক আছে। आंसर दो। डी। Sir, option D. ऑप्शन डी।
ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो कुछ चीज और बताने जा रहे हैं, वो सुनो। कुछ टर्म्स आएगा बेटा, सुन ले यहां पर। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, प्रोसेस। सुनो, अगर आपका रिएक्टेंट डी है और प्रोडक्ट डीएल है, रिएक्टेंट एल है, प्रोडक्ट डीएल है, तो इस प्रोसेस का नाम रेस्माइजेशन। अगर आपका रिएक्टेंट डी है, प्रोडक्ट एल है, रिएक्टेंट एल है, प्रोडक्ट डी है, इस प्रोसेस का नाम इन्वर्शन। अगर रिएक्टेंट डीएल है, प्रोडक्ट डी प्लस एल है, प्रोसेस का नाम रेजोल्यूशन। रिएक्टेंट डी है, प्रोडक्ट भी डी है, रिएक्टेंट एल, प्रोडक्ट एल, प्रोसेस का नाम रिटेंशन। ये 4 टर्म को ध्यान में रखो, यही 4 टर्म बेटा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेस्माइजेशन। तो रेस्माइजेशन में रेस्मिक सिंबल देख लो, प्लस माइनस डीएल, पढ़ो ये सब। और रेस्मिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव। और अगर आपसे रीजन पूछेगा, एक इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा, ध्यान से सुनना। रीजन पूछेगा तो रीजन बताना एक्सटर्नल कंपेंसेशन। बोल फिर से एक सवाल, मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव। और इसका रीजन बताना इंटरनल कंपेंसेशन। ये वर्ड याद कर लो बेटा, मेसो के लिए इंटरनल कंपेंसेशन और रेस्मिक के लिए एक्सटर्नल कंपेंसेशन। और आपके पास है कि रेस्मिक मिक्सचर बनाने के लिए आपके पास कई सारा मेथड है। एसिड मैकेनिज्म होता है, बेस मैकेनिज्म होता है, और मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म जो आपके सिलेबस में आगे चलकर आपको पढ़ना भी होगा है SN1। तो ये भी याद रखना बेटा, SN1 में रेस्माइजेशन होगा, ये वर्ड याद रखना। आगे चल के जब SN1 पढ़ने बैठेंगे इसका जरूरत पड़ेगा। अब आगे आओ, देखो क्या है क्वेश्चन है, आंसर दो। डी। रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पढ़ो। ठीक है, और किस प्रोसेस से किया जाता है, ये प्रोसेस का सब नाम है। नेक्स्ट टर्म है बेटा आपके पास इन्वर्शन, इसको एक और नाम से भी पुकारते, वॉल्डन इन्वर्शन। क्या होगा? डीएल में कन्वर्ट हो जाएगा या एलडी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसे किया जाता है बेटा? डन बाय SN2। ठीक है, सब टर्म याद रखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आंसर दो। ये सिमिलैरिटी होगा, प्रिंटिंग मिनिस्ट्री का सिमिलैरिटी। हाँ, सिमिलैरिटी। तो सी। ऑप्शन सी। सी होगा। तो सुनो बेटा, आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, डाउट सेशन में आ रहे हैं। अगला क्लास जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा ऑप्टिकल प्यूरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर बच्चे ऑप्टिकल प्यूरिटी का कंसेप्ट जानते ही नहीं कि होता क्या है। तो बिल्कुल नया कंसेप्ट आप लोगों के लिए ऑप्टिकल प्यूरिटी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक स्टॉप करें, अगले क्लास में ऑप्टिकल प्यूरिटी कंटिन्यू करेंगे। और होपफुली अगले क्लास में हम लोग जो सीखेंगे वो बेटा ध्यान रखना, R और S पे पढ़ाई करने वाले हैं, D और L पे पढ़ाई करने वाले बेटा, D और L पे पढ़ाई करने वाले। और जब ये RS पढ़ लेंगे तब ये इस तरह का जो क्वेश्चन आ रहा था, जो थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोले कि छोड़ दो बेटा इसको भी नहीं करना है, तब सीखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। लाइक ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये सब इस तरह का क्वेश्चन कि वो आइडेंटिकल है, डायस्टेरियोमर है, एनेंशियोमर है, इसको पकड़ने का एक तरीका होगा, RS से भी पकड़ा जाता है। कुछ क्वेश्चन तो हम लोग मिरर इमेज और नॉन मिरर इमेज से सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो मिरर इमेज से सॉल्व नहीं होगा, इससे सॉल्व होगा।
तो अगले क्लास में बेटा इजेड जो आपको पढ़ा दिया गया था, इजेड का थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि इजेड में जो सीआईपी रूल हम लोग पढ़े थे बेटा वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं, उसी रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ का क्लास आज स्टॉप कर रहे हैं। अब आप लोगों का जो डाउट्स पार्टी है, अपना अपना डाउट्स रेडी करो। डाउट्स लाए बेटा पूछने के लिए? यस सर। शेयर करो सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नोट्स नहीं आया है। बेटा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नोट्स पे हम काम कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल रेडी हो चुका, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, फाइल अपडेट करके भेज देंगे, ठीक है? तब जी तक अभी वीडियो से पढ़ो, भेज देंगे। आज तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल चला जाएगा। सर बोलो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा? यस এটা কি হবে বুঝতে পারছি না। आंसर ये Cis দিয়েছে হবে এ, না trans হবে? 95 এর आंसर এ দিয়েছে দেখ। না স্যার ট্রান্স দিয়েছে। তাহলে কোশ্চেন ভুল, মানে কি করে করব? ভুল। স্যার আবার ওই ইজেড দেখলে তো ওটা তো আবার জেড হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ ই হয়ে যাচ্ছে, ই হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কোনটা দিয়ে করব? তোর মনে আছে পড়াবার সময় বলেছিলাম যে এটা সবসময় হয় না, যে ই মানে ট্রান্স হবে, জেড মানে সিস হবে, মনে আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। যেহেতু এখানে কোশ্চেনটা অপশনে সিস ট্রান্স অপশন দিয়েছে, তার আমি সিস ট্রান্স রুল ফলো করতে যাব, ইজেডটা ফলো করতে যাব না, সেই অনুযায়ী আনসার সিস হবে। ইজেড ফলো করলে আচ্ছা। তখন আনসারটা ই হবে, কিন্তু আমি ইজেড ফলো করতেই যাব না। কোশ্চেনটা ডিবেটেবল কোশ্চেন, তাহলে এটা আনসার যদি এরকম হয় তার আনসারটা সিস বলবো। নেক্সট বলো। স্যার একটা এমনি বলছি মিথাইল অ্যান্থ্রাসিনের পসিবল আইসোমার্স। বল। মিথাইল অ্যান্থ্রাসিন এর পসিবল আইসোমার্স। অ্যান্থ্রাসিন বলছিস? অ্যান্থ্রাসিন? ইয়েস স্যার। কি জিজ্ঞেস করছো ওখানে? স্যার পসিবল আইসোমার্স। অনেকগুলো আছে, ওর মধ্যে কিছু কন্ডিশন দিতে হবে। স্যার ওখানে তো মানে আনসারে 3 দিয়েছে। দেখো আমি কিছু দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। অ্যান্থ্রাসিনের ফর্মুলা জানিস মা? ইয়েস স্যার। এটা না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এবার এখান থেকে যদি পসিবল কথাটা বলা, তাহলে এখানে তো অনেক কিছু হতে পারে। এখানে বলতে এখানে ডিইউ কত, ডিইউ কত বল? জানি না স্যার, বুঝতে পারছি না। 10 কি করে স্যার? ডিগ্রি অফ আনস্যাচুরেশনে ক্লাস করেছিস? হ্যাঁ স্যার। ভুলে গেলি?
স্যার তিনটে রিং হচ্ছে আর আর কি স্যার? আর কি পড়েছিলিস ডিইউ কি করে বার করতে হয়? 7 3 10 হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে বুঝেছি। হ্যাঁ স্যার বুঝি 7টা বন্ড মানে DU ডাবল 10 বন্ড। মানে তো আমরা অনেকগুলো পসিবিলিটি বলতে পারি, এমন স্ট্রাকচার যেখানে 10টা ডাবল বন্ড হতে পারে বা 10টা রিং হতে পারে বা 9টা ডাবল বন্ড একটা রিং, এইভাবে চিন্তা করতে পারি, হিউজ কম্বিনেশন হয়ে যাবে। আচ্ছা ওখানে কোশ্চেনটাকে স্পেসিফিক হতে হবে যে এই স্ট্রাকচারের মধ্যে কটা পসিবল, তাহলে তিনটে কি করে, হয়তো মিথাইলটা এখানে বসিয়ে দাও, নাহলে মিথাইলটা এখানে বসিয়ে দাও, নাহলে মিথাইলটা এখানে বসিয়ে দাও, তাহলে তিনটে পসিবল হয়ে যাবে। বুঝেছিস? ওকে স্যার। হ্যাঁ কি আছে বলো? না স্যার নিদান। और किसी कुछ पूछना बेटा? नहीं सर। वेदांत आज तेरा डाउट नहीं है बेटा? सर आज नहीं है। ठीक है बेटा, हम थर्सडे मिलता है, थर्सडे याद रखना केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट है, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो रखते हैं।